morning, 8th class. How are you? I hope you're fine and how's your life? I hope you're getting along very awesome. Okay, 8th class. आज आपके चैप्टर नंबर आपके हिंदी व्याकरण रचना चल रही थी, उसके अंदर आपके चैप्टर चल रहा था कारक. आई थिंक सो चैप्टर नंबर 3, नो इट्स अ चैप्टर नंबर 4. ठीक है, कारक. अब हमारे अधिकरण कारक चलने वाला था, बाकी के हम लोग पढ़ चुके हैं. आप लोगों ने आई होप सब बच्चों ने पढ़ा होगा, और जिसने नहीं पढ़ा होगा उसने मेरा नहीं अपना ही लॉस करवाया. ओके, अधिकरण कारक. मछली पानी में तैर रही है, मेज पर पुस्तक रख दो. उपरोक्त वाक्यों में पानी में, सरोवर में, मेज पर तथा छत पर क्रमशः मछली, कमल, पुस्तक तथा बंदर संज्ञाओं के लिए आधार का कार्य कर रहे हैं. अतः ये अधिकरण कारक के उदाहरण हैं. अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में या पर है. शब्द के जिस रूप से उसके आधार किसी अन्य का आश्रय होने का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं. अब इसने क्या कहा है कि शब्द के जिस रूप से उसके आधार किसी अन्य का आश्रय होने पर बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं. वाक्य में प्रयुक्त अधिकरण कारक को पहचानने के लिए क्रिया के साथ किस में या किस पर प्रश्न करना होता है. उदाहरण, मछली किस में तैर रही है? पानी में. पुस्तक किस पर रख दो? मेज पर. कमल किस में खिला है? सरोवर में. और बंदर किस पर बैठा है? छत पर. बच्चों, इन्होंने ये कहना चाहा है कि शब्द के जिस रूप के अंदर उसके आधार किसी अन्य का आश्रय, मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, वाक्य आपको ऐसा दिया गया है जिसमें क्या हो रहा है कि वो किसी के ऊपर डिपेंडेड है. ठीक है, मतलब किसी के ऊपर प्रयुक्त, मतलब किसी पे डिपेंडेड है, किसी के आधार पर लिखा गया है. जैसे इसने आपको एक सेंटेंस बोला, मछली पानी में तैर रही है. मछली तैर रही है, लेकिन कहाँ तैर रही है? पानी में. बिना पानी के मछली का कोई जीवन नहीं है, तो मछली पानी पे डिपेंडेंट है. इसने कहा कमल सरोवर में खिला है. बच्चों, सरोवर के अंदर ही कमल खिल सकता है, सरोवर के बाहर कमल खिल सकता है क्या? नहीं. तो कमल का फूल किस पर डिपेंड है? सरोवर पे. पुस्तक मेज पर रखिए. बच्चों, पुस्तक वगैरह होती है वो मेज पर ही रख सकते हैं. हम फर्श के ऊपर पुस्तक रख करके जा सकते हैं क्या? पुस्तक को पैरों के अंदर ला सकते हैं क्या? नहीं ना. तो उसको ऐसे स्थान पे रखते हैं ना, ऊंची मेज पर, ताक पर. ठीक है, तो पुस्तक किस पर डिपेंड है? मेज पर. बंदर किस पर बैठा है? मतलब बंदर छत पर बैठा हुआ है. बच्चों, बंदर कमरे में आकर के बेड के ऊपर तो बैठ नहीं सकता. बैठ सकता है क्या कि भाई हम लोग इस बोले कि अरे ले आ रहे यार बंदर बैठ रहे हाँ अरे बंदर आओ आकर के बैठ रहे, क्या हाल चाल है? नहीं हो सकता ना ऐसा. तो हमें क्या करना है? बंदर किस पे डिपेंड है? बंदर तो छत के ऊपर या पेड़ों की डालियों के ऊपर ही बैठ सकता है ना. तो बंदर छत या पेड़ों की डालियों पर डिपेंडेड है. समझ में आया? आगे आगे संबोधन कारक. संबोधन कारक. सनी, ये क्या कर रहे हो? अरे तुम कब आए? वाह कितना सुंदर उपवन है. हे भगवान, तुम ही हमारी रक्षा करो. उपरोक्त वाक्यों में सनी, अरे, वाह तथा हे भगवान संज्ञा व सर्वनाम को संबोधित करने का काम कर रहे हैं. अतः ये संबोधन कारक है. अब इसने क्या कहा? सनी, अरे, वाह तथा हे भगवान संज्ञा व सर्वनाम को संबोधित करने का नाम है ना. संज्ञा व सर्वनाम को संबोधित करने का काम कर रहे हैं. क्या करने का काम कर रहे हैं? संबोधित करने का. अतः ये संबोधन कारक के उदाहरण है. देखिए इसकी परिभाषा. शब्द के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या किसी का ध्यान आकर्षित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं. शब्द के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए या किसी का ध्यान आकर्षित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं. बच्चों, जब हम लोग इसे कहते हैं ना कि क्या नाम से कहते हैं, किसी के कि हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, हम बोलते हैं अरे आप, तो अपन शॉक्ड होकर के बोले तो वो हमारी तरफ आकर्षित होता है. बोले अरे इतना शॉक्ड क्यों है? पहली बार देख रहे हैं क्या? बोलते हैं ना अपन. या फिर एक आपको ऐसे कह दिया जाए अरे नमस्कार, अपन से बोलते हैं अरे आइए आइए, नमस्ते नमस्ते. संबोधित करते हैं ना अपन किसी को, तो वो कौन सा कारक कहलाता है? संबोधन कारक. ओके, चलिए अब आप इसकी क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. कारक के भेद हैं. कितने भेद हैं? 2, 4, 6 या 8? कितने भेद हैं? 8. आप लोग दै पे राइट मार्क लगाएंगे. 8. अनिल ने पत्र लिखा. इस वाक्य में कारक है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक. बच्चों, पत्र किसने लिखा है? अनिल ने. तो अनिल कौन है? इसमें कर्ता हो गया, तो ये कौन सा कारक हो गया? कर्ता. बच्चों, इसके अंदर देखिए आपको कैसे पहचानने में आए. तो अनिल इसमें कर्ता है. दूसरा
कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने इसमें आ गया, कर्ता ने आता है ना, कर्ता ने कर्म को बताए थे ना आपको जो मैंने विभक्ति चिन्ह, तो ये क्या है, ने आ गया, तो ये कौन सा हो गया, कर्ता कारक। शब्द के थर्ड देखिए, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध सूचित हो उन्हें कहते हैं कर्ता कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या संबंध कारक। ये कह रहे हैं शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या व्यक्ति का संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं हम, संबंध कारक। क्या कहते हैं, संबंध कारक। कारक किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, कारक किसे कहते हैं। पेज नंबर 13 पे इसका आंसर है बच्चों, मैंने पेज नंबर लिख दिया है आप लोगों को। देखिए ऊपर से आप लोग आएंगे ना, कलरफुल पैराग्राफ देखिएगा, आपको यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आपको आंसर लिखना है। ओके, सारे बच्चे लगा लेना आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, कारक के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। कारक के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। पेज नंबर 13 पर ही है बच्चों इसका। अब आपसे पूछा गया कि कारक के कितने भेद हैं। देखिए आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाया ना, बिल्कुल उसके नीचे कारक के भेद दे रखे हैं, तो आपको देखो यहाँ से लिखना है कारक के 8 भेद हैं। बच्चों ये लिखना ज़रूरी है कि कारक के कितने भेद है, क्वेश्चन में पूछा गया है। कारक के 8 भेद हैं, फिर नाम लिखेंगे कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। क्रिया को करने वाला भाव प्रकट हो जिस पर क्रिया का भाव। बच्चों ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, इंस्ट्रूमेंटल केस, डेटिव केस, एबिलेटिव केस, जेनेटिव केस और लोकेटिव केस, वोकेटिव केस, आपको इंग्लिश में नहीं लिखना है, आपको सिर्फ हिंदी के अंदर लिखना है। हिंदी का वर्क कर रहे हैं ना आप। क्रिया को करने का भाव प्रकट हो जिस पर क्रिया का प्रभाव प्रकट हो, वह साधन जिससे क्रिया संपन्न होती है, जिसके हित की पूर्ति क्रिया से होती है, जिसके अलग होने का भाव प्रकट हो, क्रिया के अतिरिक्त अन्य पद संबंध बताने वाला, क्रिया करने का स्थान आधार, जिस संज्ञा को संबोधित किया जाए। समझ में आ गया, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। कहाँ तक लगाएंगे, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, रंगीन शब्दों में प्रयुक्त कारक के प्रकार को रिक्त स्थान में लिखिए। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्वेश्चन नंबर 3 तक। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैं आपको दूंगी कल, ज़्यादा वर्डन नहीं डालूंगी क्योंकि आप लोगों को घर पर अधिकरण कारक और संबोधन कारक भी पढ़ना है। ओके, तो 8th क्लास ध्यान रखना, संबोधन कारण और अधिकरण कारक दो, संबोधन कारण और अधिकरण कारक दोनों पढ़ना पड़ेगा। प्लस आपको जो क्वेश्चन आंसर्स दिए वो करो, ना कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करो बल्कि जो चैप्टर आपको पहले पढ़ा चुके हैं उन्हें भी पढ़ो ताकि आपको और बेटर समझ में आए। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, 8th क्लास बाय।